हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि अब जो लास्ट के अराउंड 40-45 डेज़ बचे हुए हैं, तो इसके लास्ट के 40-45 डेज़ का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीए फॉरेन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग में से जितने स्टूडेंट जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा देखिए। इस वीडियो में हम लोग 2-3 चीज़ें पे डिटेल में बात करेंगे। एक तो हो जाता है कि प्रिपरेशन किस तरीके से करनी चाहिए, दूसरा हो जाता है इवैल्यूएशन किस तरीके से होनी चाहिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप कितना सही प्रिपेयर कर रहे हैं, कितना और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, आप किस तरीके से अपने आप को इवैल्यूएट करते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो अप टू द मार्क है या नहीं है। तो तीसरा पॉइंट आ जाता है जिस पे कि बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मान लीजिए अगर अब जो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के एंट्रेंस के लिए। तो अगर अभी आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, टेस्ट सीरीज लेते हैं, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं है। तो इन सारे पॉइंट पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि फर्स्ट अगर मान लीजिए लास्ट के आपके पास अराउंड 30 डेज़ है, 35 डेज़ है, 40 डेज़ है, तो इसका प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, किन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए, किन किन पॉइंट्स पे नहीं ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं आपको सभी कंट्रीज़ के बारे में पढ़ाई करनी है। तो देखिए, एक तो हो जाता है कि किस किस प्रोपोर्शन में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक साइड तो आप जानते हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सबसे पहले तो ये इंश्योर कर लेना है कि आपको 100% सभी क्वेश्चन पे टिक लगाना है। लेकिन जब अभी आपके पास समय है करीब 1 महीने का, 1.5 महीने का, जितना भी टाइम है, तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट पे ध्यान देना है कि जो जेएनयू का बीए फॉरेन लैंग्वेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। इन्फॉर्मेटिव इन द सेंस कि किसी भी टॉपिक में इसमें डिटेल्स में या डीप में जाके नहीं पूछा जाता है, लेकिन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल वो किसी के आर्ट के बारे में पूछ दिए जाएंगे, या मान लीजिए वो पूछ दिया जाएगा कि ये पेंटिंग किसके द्वारा बनाया गया है, या ये पूछ दिया जाएगा कि मान लीजिए रशिया के पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन थे, या ये पूछ दिया जाता है कि स्पेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हर एक कंट्री के बारे में नई नई चीज़ें या नए नए इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा करते रहें। और जो आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जैसे किसी भी कंट्री के बारे में आपको कोई भी नया इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आपको तुरंत उसको याद कर लेना है, तुरंत उसको अपने नोटबुक में आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और उसको बार बार रिवाइज करते रहिए। दूसरा जो इसी में लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटजी में जो इम्पोर्टेंट है कि अब आप अपना जितना भी आपके पास समय है वो हर एक दिन का टाइम को आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। कि आपको अगर मान लीजिए आप पर डे 5 आवर्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको कम से कम ये देख लीजिए कि 2 आवर्स जो हैं आप फॉरेन कंट्रीज़ पे दे रहे हैं, उसके बाद 1 आवर जो है आप इंडियन जीके पे दे रहे हैं, या मान लीजिए 1.5 आवर आप इंडियन जीके पे दे रहे हैं। वैसे ही 1 आवर आप जो है इंग्लिश पे दीजिए और अराउंड हाफ एन आवर आप रीजनिंग पे दीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी या फिर आप ये बोल सकते हैं ये कंपोजिशन ऑफ टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस में जो अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, तो उनका जो वेटेज आप देखिएगा क्वेश्चन का टोटल ओवरऑल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में या ओवरऑल जो टोटल 100 मार्क्स होता है उसका कंपोजिशन देखिएगा, तो इसी तरीके से वो मैच कर जाता है। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जिस टॉपिक से आपका ज़्यादा क्वेश्चन आ गया उसमें आपको ज़्यादा समय देना है। जिस टॉपिक से आपके कम क्वेश्चंस आते हैं, फॉर एग्जांपल रीजनिंग से अगर कम क्वेश्चंस आते हैं, तो पर आप अराउंड हाफ एन आवर या 1 घंटा का समय दीजिए, वो सफिशिएंट हो जाता है रीजनिंग को कंप्लीट करने के लिए। दूसरा जो बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था कि पर डे का कितना समय होना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए। तो उसमें देखिए क्या है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ग्रैस्प कर पाते हैं, आप कितनी आपकी क्षमता कितना है, आपका स्टेमिना कितना है पढ़ाई करने का। जो एक मैं बार बार सभी लोगों को बताता हूँ कि जब भी आप कभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी के टाइम में आप कोशिश कीजिए कि नई चीज़ों को ना देखें। जितनी पुरानी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया है उसको आप 100% याद कर लें।
दूसरा तरीका ये होता है कि आपके पास लास्ट 10 ईयर्स के 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर होंगे ही होंगे, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को आप ये तो कर ही लीजिए कि ऑन एवरेज हर एक 2 या 3 दिन में सारे क्वेश्चंस को, सारे प्रीवियस 10 ईयर्स क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हर एक टॉपिक में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि अगर फ्रांस के बारे में पूछा जा रहा है तो फ्रांस में अक्सर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या वो कल्चर से रिलेटेड होता है, क्या वो हिस्ट्री से रिलेटेड होता है, या फिर मान लीजिए मिसलेनियस सेक्शन से रिलेटेड होता है। वैसे ही अगर इंडिया के बारे में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन तो वो किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप हर एक टॉपिक को देखिए और उसके साथ साथ ये भी देखिए कि उस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया दूसरा स्ट्रैटेजी। तीसरा आता है कि आप लास्ट के, जब आपने सारे प्रिपरेशन कर ली है, सारा कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, तो लास्ट 1 मंथ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप बार बार रिवीजन कर पाएँ। तो बहुत सारे लोगों से जब हम लोगों ने डिस्कस किया तो एक चीज़ जो हम लोगों को लगा कि आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं, जब भी आप रिवीजन करने बैठते हैं, तो आप उसको फिर से याद करने के लिए बैठ जाते हैं। वो स्ट्रैटेजी ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कीजिए, लेकिन ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। अब क्या है कि लास्ट का आपके पास अराउंड 30 to 40 डेज़ है। अब इस 30 to 40 डेज़ में आपको सारे टॉपिक्स को कंपेयर करना है, रिवाइज करना है, समझना है, तो किस तरीके से की जाए। क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप 1 हफ्ता लगा दीजिए 5 कंट्रीज़ को करने में, उसके बाद 1 हफ्ता लगा दीजिए 2 कंट्रीज़ करने में। तो शायद इस तरीके से आपका जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लस आपका ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। देखिए, एक तो ये हो जाता है कि आपको लगता है कि आप अपने तरीके से सही कर रहे हैं, तब तो फिर ऑल द बेस्ट आप कीजिए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेगा कि क्या सजेशंस हो सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो बेस्ट तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्रीज़ को उठा लीजिए। मान लीजिए आपने फ्रांस उठा लिया, तो फ्रांस में आपको क्या करना है कि अपने नोट्स आप अपने सामने रखिए, नोट्स को क्लोज करके रखिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, और एक सिस्टम बना लीजिए, एक सीक्वेंस बना लीजिए कि अच्छा ठीक है, सबसे पहले फ्रांस के बारे में अगर हम लोग को देखना है तो कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्या क्या चीज़ें होती है, पॉलिटिशियन कौन कौन से हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या डेट है, इंडिपेंडेंस का क्या क्या डेट है, उससे रिलेटेड उनकी हिस्ट्री क्या क्या है। इस तरीके से आप करते चले जाइए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि अच्छा ठीक है, 5th रिपब्लिक किस दिन फॉर्म हुआ था, इस दिन फॉर्म हुआ था, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन किस दिन हुआ था, इस दिन हुआ था, नेपोलियन किस दिन वहाँ का एम्परर बना था, इस दिन बना था, नेपोलियन वहाँ का किस दिन उसका डेथ हुआ था, कौन से बैटल में हुआ था, ये सारे आप, और देख के नहीं करना है, इमेजिन करके आपको रिकॉल करना है कि क्लोज, आपका नोटबुक क्लोज होना चाहिए, आप रिकॉल करते चले जाइए। ठीक है, नेपोलियन का ये डेट है, इससे बाद ये हुआ, 2nd फ्रेंच रिपब्लिक अब हुआ, 3rd ये हुआ, 4th ये हुआ, इस तरीके से आप करते चले गए। उसके बाद आ जाइए नोबेल प्राइज़ में, तो लिटरेचर में कौन कौन से नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, लेटेस्ट कौन कौन से नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं। अगर मुझे 10, अगर आप आते हैं कल्चर में, तो सपोज़ कीजिए पेंटिंग्स, तो 10 इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स कौन कौन से हैं, 10 इंपॉर्टेंट पेंटर्स कौन कौन से, इनके द्वारा हर एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स कौन कौन सी की गई है। तो आप अगर इस तरीके से अपना रिवीजन करते हैं तो ये आपने कर लिया। फिर मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया लिटरेचर में कि इस ऑथर ने कौन कौन सी बुक लिखी है। सपोज़ कीजिए आपने टारगेट रखा है कि हर एक ऑथर का हम लोग 2 से 3 बुक का याद रखेंगे। सपोज़ कीजिए एक ऑथर ऐसे आ गए जिनका आपको बस एक ही याद आ रहा है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, उसको तुरंत आप देख लीजिए, या फिर आप एंड में भी देख सकते हैं, और वो फिर आप आगे बढ़ते जाइए। तो अगर आपको याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप परेशान हो जाइए, वहीं याद करने के लिए बैठ जाइए, नहीं, याद नहीं है तो उस पर बस टिक लगा लेना है कि अच्छा इस पॉइंट को मुझे याद करना है। और उसको याद कैसे करना है कि 2 दिन में 2 बार 3 बार आप उसको देख लिए तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। और इस तरीके से आप कीजिएगा तो आप देखिएगा कि फ्रांस को आप पूरा कंप्लीटली आधे घंटे में 100% रिवाइज कर लिए। फ्रांस रिवाइज कर लिए तो अब स्पेन पे आ गए, आधे घंटे में कंप्लीट हो गया। उसके बाद जर्मनी में आ गए, आधे घंटे में कंप्लीट हो गया। रशिया पे आ गए, आधे घंटे में कंप्लीट हो गया। तो 4 टॉपिक को, 4 कंट्री को आपने एक दिन में कंप्लीट कर लिया, आधे आधे घंटे का, यानी 2 घंटे में आपने 4 कंट्री कंप्लीट कर लिया। इसके बाद आपके पास समय बच जाता है तो 1 घंटे में आप क्या कीजिए कि किसी 1-2 कंट्रीज़ को आप डिटेल में दोबारा पढ़ लीजिए, उनके बारे में कुछ नई चीज़ें सर्च कर लीजिए, और उन कंट्रीज़ को आप सर्च कीजिए जिसके बारे में आप कल जो है जाके उसको रिकॉल करके याद करने की कोशिश कीजिएगा।
इससे क्या हो गया कि आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस हो गया, जहाँ पे आप एक साइड याद भी कर रहे हैं, एक साइड नए कंटेंट भी क्रिएट कर रहे हैं, और अगले दिन जाके आप ये भी देख पा रहे हैं कि उस सारे कंटेंट को हम कितना परसेंट याद कर पा रहे हैं, कितना परसेंट हम रिटेन कर पा रहे हैं। जो चीज़ याद नहीं हुआ उसको आप अगले दिन और एक बार याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका एक पूरा सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आप एक टॉपिक को 2 से 3 बार देख लेते हैं। और ये 100% बिलीव में, ट्रस्ट में, इफ़ यू फॉलो दिस प्रोसेस, I mean, it's guaranteed that you are going to learn everything, you are going to recall everything, and you don't have to worry about the examination. क्योंकि एक चीज़ जो हम लोग बार बार देखते हैं कि सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि सर इतनी सारी चीज़ें कैसे याद करनी है, और ये शायद जायज़ क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। 100% कोई भी चीज़ें आप 100% नहीं याद कर सकते हैं। याद करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि एक रेगुलर इंटरवल में आप उसको बार बार देखते रहिए, याद हो जाएगा। तीसरा जो एक काम करना है इसी में कि लास्ट 1 मंथ के प्रोसेस में, कि आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप एक पर्टिकुलर कंट्री को चूज़ करते हैं तो कंट्री को ना चूज़ करके क्लस्टर को चूज़ कीजिए। क्लस्टर इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपने फ्रांस उठाया तो आप कोशिश कीजिए कि फ्रांस, जर्मनी, रशिया, स्पेन, ये चारों को आपको एक साथ याद करना है, रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, जो भी करना है एक साथ करना है। इसके बाद फिर मान लीजिए आपने चाइना उठाया तो चाइना, जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ताइवान, सारा कुछ एक साथ करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ जब हम लोगों ने बात किया तो हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि एक वो फ्रांस उठा लेते हैं, फिर उसमें फ्रांस में यूरोपियन हिस्ट्री में मन नहीं लगा तो वो जो है चाइना चले गए, चाइना में भी मन नहीं लगा तो वो जो है ईरान चले गए। इससे क्या होता है कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाती है। अब पूछिएगा कंसिस्टेंसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आप हमेशा ये चीज़ देखिएगा कि जब भी आप एक पर्टिकुलर कंट्री या एक रीजन को पढ़ रहे हैं तो उनकी कॉमन हिस्ट्री होती है। अगर आप फ्रांस उठा रहे हैं तो फ्रांस के साथ स्पेन की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, फ्रांस के साथ जर्मनी की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, फ्रांस के साथ रशिया की हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और उनके बॉर्डर्स भी जुड़े हुए हैं, उनके कल्चर्स भी जुड़े हुए हैं, उनके लैंग्वेज जुड़े हुए हैं, उनके मान लीजिए पेंटर्स जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पेंटर्स देखिएगा जिन्होंने स्पेन में और फ्रांस में दोनों जगह काम किया है। एक का बर्थ स्पेन में हुआ लेकिन उनका डेथ फ्रांस में हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखिएगा। प्लस सपोज कीजिए कि आप चाइना, जापान, कोरिया एक साथ पढ़ रहे हैं तो आप देखिएगा कि उनके लैंग्वेज में, उनके कल्चर में, उनके रिलीजन में बहुत ज़्यादा एक कॉमननेस, यूनिकनेस देखते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक कंट्री के साथ साथ एक पूरा जो है यूनिट या क्लस्टर को उठाना है। तो ये तो हो गई बात कि लास्ट के अगर मान लीजिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो लास्ट के 1 मंथ में आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। और इसी तरीके से आपको कोशिश ये भी करना है कि मान लीजिए 1 हफ्ते में आप टाइम डिवोट कर लीजिए कि 1 हफ्ते में हम 2 दिन ये काम करेंगे, 2 दिन ये काम करेंगे, 2 दिन ये काम करेंगे, संडे को बैठ के हम लोग पूरा रिवाइज करेंगे। तो इस तरीके से आप अभी भी अगर मान लीजिए आपने अपना टाइम टेबल नहीं बनाया तो बना लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि आप एक सीक्वेंस में कीजिएगा तो सारा पार्ट बाय पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि एक पार्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी कंट्री से आप देखिएगा तो हार्डली 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे कंट्रीज़ को कवर अप कीजिए। फिर यहाँ चॉइस नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि हम इस कंट्री को ज़्यादा वेटेज देंगे, उस कंट्री को कम वेटेज देंगे। सारी कंट्रीज़ का वेटेज इक्वल है। हाँ, ये भी नहीं है कि आपको चाइना पसंद नहीं है तो आप जो है चाइना के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेएनयू में तो आपको चाइनीज़ पढ़ाई जाती है तो वो चाइना के बारे में भी पूछेंगे। दूसरा अब आता है कि अपने आप को कैसे इवेलुएट किया जाए। देखिए यूजुअली ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए हम लोग कोई टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किए हैं, कोई मॉक टेस्ट नहीं ज्वाइन किए हैं, तो इवैल्यूएशन बहुत ही ट्रिकी हो जाती है। क्योंकि आज भी जब हम लोगों ने कुछ बच्चों से पूछा कि आपने पढ़ाई कर लिया, आप कैसे इवैल्यूएट कर पाते हैं कि आपने याद किया कि नहीं किया, कंप्लीट किया कि नहीं किया, आपने जितना पढ़ाई की है, जिन जिन सोर्सेज से आपने पढ़ाई की है वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट का यही रिप्लाई आता है कि ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बुक मैंने पढ़ाई कर लिया, इस टॉपिक को मैंने पढ़ाई कर लिया। लेकिन देखिए सवाल यही है कि वो कंप्लीट है कि नहीं है। देखिए आप जब भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, स्पेशली जब आप जेएनयू बीए फॉरेन लैंग्वेज के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जब आप बैठते हैं तो आप ये देखिएगा कि 60% मार्क्स तो आपके ऐसे हैं जो आप 100% सभी बच्चे स्कोर कर पा रहे हैं, लेकिन बिटवीन 60 to 80 ही डिटरमाइन करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये मेंटेन करना आपको इम्पॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 60% कॉमन होता है, सारे लोगों का हो जाएगा। 60 to 80 मार्क्स जो स्कोर करने होते हैं ये डिटरमाइन करता है
कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो किस लैंग्वेज में होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। तो ये 60 to 80 वाला जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स होते हैं, जो स्कोर्स होते हैं ना, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये नहीं है कि जो सभी बच्चे पढ़ रहे हैं आप भी वही पढ़ लीजिए और फिर सिलेक्शन का एक्सपेक्टेशन कीजिए, तो वो नहीं होने वाला है। आप कॉमन चीज़ों को पढ़ के आप 60 तो स्कोर कर लीजिएगा, लेकिन जो 60 एवब स्कोर करने की बात आती है ना, वहाँ पे आप चूक जाइएगा। और एवब 80 आपका स्कोर आता है तब आपका रैंक डिटरमाइन करता है। अब सवाल आता है कि रैंक क्यों इंपॉर्टेंट है। एडमिशन मिल गया यार, जेनी में जाके ऐश मौज भी तो करनी है। अगर आप मान लीजिए रैंक आपका अच्छा नहीं हुआ तो हॉस्टल नहीं मिलेगा। हॉस्टल मिलेगा, लेट से मिलेगा। लेट से मिलेगा इन द सेंस कि आपको हो सकता है 6 महीने, 2 महीने, 1 साल डॉर्मेट्री में रहना पड़े। अब डॉर्मेट्री कैसा होता है, एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें कि 30-40 बेड होते हैं। तो आप पब्लिक लाइफ जीना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप टेंट भी लगा सकते हैं किसी फील्ड में जाके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये चाहते हैं कि जेएनयू जाके तुरंत आपको हॉस्टल मिल जाए, फिर आप अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन में या दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में फोकस कर सकें, तो इम्पॉर्टेंट है कि आपका रैंक भी आए और एवब 80 ही आपका रैंक आएगा। और उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर कुछ कोर्सेस ऐसे थे जिनका कट ऑफ एवब 80 ही था। अब जब कट ऑफ ही एवब 80 आ रही है तब तो फिर आप ये जान लीजिए कि 80 में तो आपका सिर्फ सिलेक्शन हो पा रहा है, रैंक तो शायद एवब 90 स्कोर करने से ही आ पाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अभी ध्यान में रखना है, इससे परेशान नहीं होना है। इसके लिए ये नहीं है कि आप इन सारों बातों को सुनकर आप घबराना स्टार्ट कर दिए। इन सारी चीज़ों को रख के आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको समझना है कि कितना डिफ़िकल्ट है, कितना आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, और इसी से जो सेकंड पॉइंट था कि इवेलुएट कैसे किया जाए, ये भी लिंक्ड है, रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉल आ रहा था कि अगर मान लीजिए वो अभी क्लास ज्वाइन करते हैं तो उनका कंप्लीट होगा नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले ये बात आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो प्रोवाइड की जा रही है इसका फ़ीस सिर्फ 2200 है, ज़्यादा है नहीं। इसमें हम लोग आपको मॉक टेस्ट के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जो रिकॉर्डेड होता है, आप उसको बार बार देख सकते हैं। उसके साथ पीडीएफ नोट्स आपको मिलता है, आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है, और फाइनली जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज मिलेगा। अब इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया कि एक तो हर एक टॉपिक का इंडिविजुअली मॉक टेस्ट तो ले ही लिया, इसके बाद हम लोग ने क्लस्टर वाइज मॉक टेस्ट भी लिया। अब अभी जो है करेंटली हम लोग जो है सेक्शनल मॉक टेस्ट कर रहे हैं। सेक्शनल मॉक टेस्ट इन द सेंस कि सारे फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्ट्री का मॉक टेस्ट, सारे फॉरेन कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट डेट्स का मॉक टेस्ट, सारे फॉरेन कंट्रीज़ का कल्चर का मॉक टेस्ट, अभी जो होने वाला है अगले मंडे को वो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट दिया जाता है, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाती है कि आपका कोई भी टॉपिक, किसी भी कंट्री के कोई भी टॉपिक नहीं छूटता है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो मॉक टेस्ट देते हैं, फिर वो बाद में मुझे कॉल करते हैं, फिर वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं कि सर ये पॉइंट मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने नहीं सोचा था कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जब मॉक टेस्ट में मैंने देखा, जब वहाँ अटैम्प्ट करने गए, भले ही मेरा गलत हो गया, लेकिन अब समझ में आ गई कि इस तरीके से भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तो इससे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप खुद को इवेलुएट कर पाते हैं। देखिए, अभी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका रैंक कितना आ रहा है, अभी कितना स्कोर आ रहा है, क्योंकि मॉक टेस्ट को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपका वो एक तरीके से सिलेबस ही कवर अप हो रहा है। और अभी तक हम लोगों ने एबव 20 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट करा लिया है। एबव 20 मॉक टेस्ट इन द सेंस कि आपने 1000 क्वेश्चन जो नोट्स पढ़ाइए, और जो मॉक टेस्ट होता है वो नोट्स के बाहर होता है, ऑनलाइन क्लासेस के बाहर होता है, वीडियो लेक्चर्स के बाहर होता है। तो समझ लीजिए कि अराउंड जो है आपका 1000 क्वेश्चंस तो आप लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया, प्लस जो है आपका टेस्ट सीरीज आएगा, तो इस 1500 हो गया। तो इस तरीके से इतना ज़्यादा आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आपका 100% सिलेबस कवर अप हो जाएगा। सवाल आता है कि अभी 1 मंथ का टाइम है, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। देखिए, आपके लिए क्या है कि इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप पर डे अराउंड 4 to 5 आवर्स देते हैं तो 100% आपका कवर अप हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, वीडियो लेक्चर्स नहीं ली, ऐसे भी तो आप गारंटी नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ आपका क्लियर होगा नहीं होगा। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस से, वीडियो लेक्चर से ये तो हो जाएगा कि आप कंसिस्टेंटली 100% प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा, इतनी सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिएगा, प्रैक्टिस पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, जीके क्वेश्चन,
इंग्लिश का, रीजनिंग का, जनरल नॉलेज का, सभी का आप देना स्टार्ट कीजिएगा। तो इससे आपका चांसेस बढ़ जाता है सिलेक्शन का। और आप ये भी देखिए कि इस बार जो है अब समय बहुत ज़्यादा मिल गया, सभी बच्चे बैठ के प्रिपेयर ही कर पा रहे हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, क्योंकि जिन लोगों का ये सवाल था कि अभी लेना फ़ायदेमंद है कि नहीं है, तो अभी भी आपके पास, आप लोग जान ही रहे हैं कि 1 महीने का समय है, तो अभी भी आपके पास समय है। जल्द से जल्द अगर आपको लेना चाहते हैं, आप सीरियस हैं जेन्यू के बारे में, तो आप ले सकते हैं। बाकी आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सुझाव है, तो आप हम लोगों को कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। हम लोगों का मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। इसके साथ साथ आपका कुछ कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हम लोगों से पूछ भी सकते हैं, या फिर कोई सुझाव है तो सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी आप लोग 100% अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, और बाकी हम लोग की तरफ से जो भी वीडियोज़ होंगे, सुझाव होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, तो विल कीप ऑन अपडेटिंग ऑन रेगुलर बेसिस। So thank you and all the best, and if you need any help in your preparation, just give us a call, और फिर आप लोग हम लोगों को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, डिटेल्स सारा कुछ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।